हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज एक विशेष चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रामर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत शानदार चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए ये। और साथ ही साथ इतने बेहतरीन तरह से तो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ये तो आपको चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज जो भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ाता है वो यही बोलता है। लेकिन बच्चों, आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद खुद डिसाइड कीजिएगा कि मेरे ये शब्द सही थे या गलत। अगर आपको गलत लगे तो आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मज़ा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बच्चों, ये ध्यान रखें आप लोग। लेकिन आज आप ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप ही डिसाइड करेंगे ना, ये तो आप वीडियो को खत्म होने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि मज़ा आया या नहीं आया। बच्चों, आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका प्रपोजिशन। यस बच्चों, क्या रहेगा आपका प्रपोजिशन। इसके बारे में आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं प्रपोजिशन का। अब आप सोचिए कि इस 20-30 मिनट्स के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन तो कल से स्टार्ट होगी, वो नहीं पढ़ना है जो सबने पढ़ाया है, जो बुक से पढ़ा है आपने। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में आपको शब्दों को यूज कैसे करते हैं उसको सीखिए, रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। यस बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में दो ही तो चैप्टर हैं जो बड़े शानदार हैं, प्रपोजिशन और आर्टिकल। प्रपोजिशन और आर्टिकल। प्रपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए खतरनाक है, आर्टिकल बहुत छोटा सा चैप्टर है फिर भी पता नहीं क्यों खतरनाक है। मैंने अक्सर बच्चों को आर्टिकल पढ़ने के बावजूद भी आर्टिकल की एरर निकालते हुए नहीं देखा। बच्चों को बहुत समस्या आती है आर्टिकल्स के अंदर। बच्चों, आपको भी आती होंगे ज़रूर, लेकिन अभी फिलहाल मैं प्रपोजिशन की बात करूँगा अपनी ख़त्म, उसके बाद मैं आर्टिकल की बात शुरू करूँगा। हो सकता है कि आपको आज के बाद अब प्रपोजिशन की कोई समस्या ना आए। बहुत शानदार चैप्टर है। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आप बहुत बात प्रपोजिशन की ही कर लेते हैं। प्रपोजिशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, प्री प्लस पोजिशन। बच्चों ध्यान देना, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब कोई स्थिति, पोजीशन मतलब कोई स्थिति। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब कोई स्थिति। वह शब्द या शब्द समूह, वह शब्द या शब्द समूह, वह शब्द या शब्द समूह। शब्द समूह वाली बात पे ध्यान रखना है इस बात को मेरी, अभी मैं इसको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। शब्द समूह क्यों बोल रहा था मैं आपको। वह शब्द या शब्द समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी पोजीशन उससे पहले वाले वर्ड से रिलेट करता है, उसे बोलते हैं प्रपोजिशन। ये थी आपकी डेफिनेशन। क्या थी इसकी डेफिनेशन? लिखनी नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी। आपको 9-10 के एग्जाम थोड़ा ना दे रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रपोजिशन वह शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसका रिलेशन उसके पहले वाले शब्द से बताते हैं, उसे बोलते हैं प्रपोजिशन। जरा देखते हैं एग्जांपल से पता चलेगा ये बात तो, ऐसे तो कुछ नहीं बजाने वाला। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको दोनों चीजें एक ही में क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। पहले तो इतना ही समझो, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पे आपने ऑन लगाया प्रपोजिशन, किससे पहले? टेबल से पहले। किससे पहले? टेबल से पहले। टेबल क्या है? नाउन है। दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रही है, दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रही है वो नाउन है। अरे ना, ये तो किताब की भाषा थी, ये तो थी भाषा किताब की कि दुनिया में जो भी चीज दिख रही है वो नाउन है। ग्रामर नहीं मानते ना इसको। आपको तो ग्रामर सीखनी है ना बच्चों, आपको साइंटिस्ट थोड़ा बनना है, साइंटिस्ट थोड़ा बनना है कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर एंड मैटर इज आल्सो नाउन। यस, ये नहीं बड़ी भाषा रहेगी बच्चों। नाउन के लिए आप याद रखें 3 वर्ड, व्हाट, हु, होम। व्हाट, हु, होम। अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाए तो दिया गया वर्ड नाउन है। हालांकि मैं अभी यहाँ पे इस पर जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि फिर मैं नाउन में कूद जाऊंगा और फिर मुझे मजा भी नहीं आता है कि मैं अपनी बात खत्म करके आपको ऐसे छोड़ दूँ। तो ढंग से पढ़ाया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा नाउन आपको। फिलहाल यहाँ देखिए, मैंने नाउन से पहले प्रपोजिशन लगाया और ये लेसन बता रहा है इसकी। बुक कहाँ है भाई? बुक कहाँ है? वेयर इज द बुक? आपने कहा सर द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? बुक आपके टेबल पर है। तो बच्चों बुक कहाँ पर है? बुक आपके टेबल पर है। ऑन प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसका रिलेशन उसके पहले वाले शब्द से बताता है, उसे बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रपोजिशन बोलते हैं, मैंने कह दिया आगे बढ़ा दिया इज माइन। क्या बढ़ा दिया? इज माइन। द बुक इज ऑन द टेबल, इज माइन, प्रोनाउन लगा दिया।
अब बच्चों यहाँ पे इसका भी रिलेशन बता दिया। बुक किसकी है, वो किसकी बुक है, वो मेरी बुक है। किसकी बुक है बच्चों, बुक है। पहले रिलेशन बताया इन दोनों का, बाद में रिलेशन बताया इन दोनों का। किसने, सिर्फ इसने। यस, अगर यहाँ से ओ हटा दूं तो सेंटेंस आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन। जरा एक और सेंटेंस देखिए, आपको खूब अच्छे समझ में आने वाला है बच्चों। बस आप लोग लगातार देखते रहिएगा तो ही समझ में आएगी बात आपको प्रपोजिशन की। मैंने कहा रामा इज सिटिंग बिटवीन नेहा एंड, दिख रहा है ना, ये यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं, नेहा एंड सोनिया। आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को कि रामा इज सिटिंग बिटवीन यू एंड मी। लो जी, रामा बैठा हुआ है बिटवीन नेहा एंड सोनिया, बिटवीन यू एंड मी। यहां प्रपोजिशन आई प्रोनाउन से पहले, यहां प्रपोजिशन आई नाउन से पहले। यस बच्चों, तो वह शब्द या शब्द समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी पोजीशन बताएं उसे बोलते हैं हम लोग प्रपोजिशन। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं कि खाली नाउन और प्रोनाउन से पहले ही आएगी, बिना नाउन और प्रोनाउन के भी आ सकती है, ये ध्यान रखिए, जरा ध्यान देना। She came here at 9 PM. She came here at 9 PM. यहां प्रपोजिशन आपकी 9 PM से पहले आई। किससे पहले आई, 9 PM से पहले आई। बच्चों हो सकता है कि आपको, अक्सर मैं देखता हूँ आपके मैसेज आते हैं सर थोड़ा बड़ा लिखा करें, मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, औसत से बहुत ज़्यादा बड़ा लिख रहा हूँ। अब क्यों नहीं दिख रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, साथ साथ आप समझने की कोशिश करें, समझते रहिए बच्चों। ज़रूरी है कि समझ में आना चाहिए बात आपकी। नोट्स मैं सबको प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले से ही, जिसको नहीं मिले हैं नोट्स वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन चैप्टर मिस नहीं करना है। इस छोटे से बहाने से क्या आप एक बहुत अच्छी चीज़ मिस कर देंगे। और ऐसे भी दिख रहा है साहब, मैं भी वीडियो को अपलोड करने के बाद जरूर चेक करता हूँ कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दूसरी बात बच्चों, आजकल यूट्यूब पर चल रही थोड़ी सी दिक्कत, पता नहीं क्यों चल रही है, 480 से ऊपर अभी वीडियो नहीं अपलोड कर सकते यूट्यूब पर। लॉकडाउन से चल रही है समस्या ये वाली, शायद लॉकडाउन के बाद ही खत्म होगी। आप कम से कम 360 पर तो वीडियो दिखा करें बच्चों, कम से कम, तो जाकर आपको क्लियर दिखाई देगी। चलिए बच्चों, अभी तो बात यहाँ पे खत्म हुई प्रपोजिशन की, डेफिनेशन की और कुछ एग्जांपल्स के। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। बच्चों प्रपोजिशन के भी होते हैं टाइप्स, जैसे सब चीजों के टाइप होते हैं ऐसे ही प्रपोजिशन के भी अपने होते हैं टाइप। जरा बात करते हैं वो टाइप्स कितने हैं। बच्चों क्या आपको पता है कि प्रपोजिशन की संख्या कितनी है? अंदाजा आप क्या बता सकते हैं? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, क्या आप अंदाजा देंगे बच्चों? मैं आपको यहाँ पे 5 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितनी प्रपोजिशन होंगे आपके हिसाब से। इतना ही समय लगता है लिखने में, कोई भी कमेंट दीजिए फटाफट से। चलिए वेरी गुड, देखते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि प्रपोजिशन टोटल है कितनी। बच्चों टोटल जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन की जो संख्या है टोटल वो है 150। कितनी है? 150। उसमें मैं प्रपोजिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। प्रपोजिशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं बच्चों। वो 2 पार्ट्स हैं आपके, पहला तो है आपका सिंगल कंजक्शन, सिंगल प्रपोजिशन सॉरी, दूसरा है आपका सिंगल प्रपोजिशन, सिंगल प्रपोजिशन। उसके बाद दूसरे आती है आपकी कंपाउंड प्रपोजिशन। क्या आती है बच्चों? कंपाउंड प्रपोजिशन। पहले आपकी आ रही है सिंगल, उसके बाद आपकी आ रही है कंपाउंड। सिंगल प्रपोजिशन में हमने जो रखी है वो है 93 और कंपाउंड में है 57। अब ये सिंगल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है जरा उनको भी देख लीजिएगा। सिंगल के अंदर इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय, सिंस, बहुत सारी हो जाएंगी बच्चों, पता ही है आपको। बहिनता,
इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय, सिंस, फॉर, इल, अंटिल, ये सब प्रपोजिशन ही तो हैं। बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रपोजिशन ही तो हैं बच्चों। तो ये सब आपके हैं प्रपोजिशन, सिंगल प्रपोजिशन। कंपाउंड, बच्चों ध्यान देना, जब भी किसी वर्ड का आगे CO क्या आ जाए, CO या CON या CON या COM या COM, जब भी किसी वर्ड के शुरुआत में CO, CON, COM आ जाए, इसका मतलब होता है दो, कम से कम। कितने? कम से कम दो। आपने कहा कंबाइन क्लासेस चलती है हमारे यहाँ पे। कंबाइन मतलब हमारे यहाँ गर्ल्स और बॉयज इकट्ठे पढ़ते हैं। मैंने कहा कि को एजुकेशन मतलब लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। कनेक्ट करना, क्या करना? कनेक्ट। कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा कुछ मेरी टी शर्ट का और मेरी जींस का, तो जो कॉम्बिनेशन मतलब मैचिंग नहीं मिल रही दोनों की आपस में, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों की। तो जब भी किसी वर्ड का आगे CO, COM, CON आ जाए तो समझो बात हो रही है दो की। कंपाउंड प्रपोजिशन में भी बात होगी उन प्रपोजिशन की जो दो से मिलकर बनी है। किन से मिलकर बनी है? कम से कम दो से मिलकर बनी हो, कम से कम। मैंने कहा along with, क्या कहा? along with, क्या कहा आपने? along with। आपने कहा together with, क्या कहा? together with। आपने कहा in spite of, क्या कहा आपने? in spite of। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 3, वह प्रपोजिशन जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बनी हो उसे बोलते हैं प्रपोजिशन कंपाउंड। यस बच्चों, सो प्रपोजिशन आपकी टोटल है 150। कितनी है? 150, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सिंगल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन। सिंगल और कंपाउंड प्रपोजिशन में आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। यस बच्चों, फिलहाल चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा प्रपोजिशन को लेकर के। बच्चों प्रपोजिशन की तरह तो काम करती है। कई बार प्रपोजिशन के दो रूप देखने को मिलते हैं आपको। प्रपोजिशन कई बार कंजक्शन की तरह भी काम करती है और कई बार खुद प्रपोजिशन की तरह भी। प्रपोजिशन कंजक्शन की तरह भी काम करते हैं कई बार। अभी ये डाउट मन में रहने वाला है, लेकिन इस डाउट को 2 सेकंड में, चुटकियों में एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। यहां आप एग्जाम में फंसते भी हैं। कैसे फंसते हैं वही बताऊंगा, क्लियर कैसे होगा वही बताऊंगा। कोई भी प्रपोजिशन कंजक्शन की तरफ कब काम करेगी और प्रपोजिशन की तरफ कब काम करेगी, जरा इस बात को समझ लीजिए। एग्जाम में आप किस तरह बेवकूफ बनते हैं वो भी समझ लीजिएगा, आप पूरी बात समझिएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर दिए गए वर्ड के सिर्फ एक तरफ वर्ब हो, दूसरी तरफ वर्ब ना हो, तो दिया गया वर्ड आपका प्रपोजिशन। क्या है आपका? प्रपोजिशन। अगर दिए गए वर्ड के यानी कि प्रपोजिशन के दोनों ही तरफ वर्ब हो, अगर प्रपोजिशन के एक तरफ वर्ब हो दूसरी तरफ वर्ब ना हो तो वो खुद प्रपोजिशन है। अगर प्रपोजिशन के दोनों तरफ वर्ब हो तो ऐसे में वो प्रपोजिशन नहीं, कंजक्शन का काम करेगी। किसका काम करेगी? कंजक्शन का। तो जरा देखते हैं एग्जांपल। ऐसा तो कुछ मजा नहीं आने वाला सर। चलो देखते हैं बच्चों ध्यान से यहाँ पे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में बेवकूफ बन जाते हैं। She reached here before me. The patient had died before the doctor came. She reached here before me. यहां बच्चों बिफोर के बाद में कोई वर्ब नहीं है। बिफोर के बाद वाले पार्ट में कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये यहां पे एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ और था। यहां बिफोर के बाद वाले पार्ट में वर्ब है, पहले वाले पार्ट में भी वर्ब है। इसका मतलब वर्ब बिफोर यहां पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज ए कंजक्शन। अब हम बेवकूफ कैसे बनते हैं बच्चों एग्जाम में, वो भी तो सोचता है ना। देखिए मेरी बात सुनिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया, आप चाहे कितने समझदार हो जाइए, आप मुझसे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। मुझसे ज्यादा समझदार से मतलब आप टीचर से आगे नहीं निकल सकते बच्चों। मैं चाहूं तो आपको अभी यहीं पे 10 क्वेश्चन इतने इजी दूं कि आप बेवकूफ बन सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन बच्चों ऐसा मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपका टेस्ट लेने नहीं आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं एग्जाम में। लेकिन ऐसा ही होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा, ये सेंटेंस फिर से लिख रहा हूं, शी रीच्ड
हेयर बिफोर मी। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहली बात तो ये, काफी बच्चों ने टाइम एंड टेंस के अंदर वर्ब के अंदर बिफोर आफ्टर के रूल बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, बहुत अच्छे से बच्चों ने बिफोर और आफ्टर के रूल्स को पढ़ा होता है। वो ये पढ़ते हैं कि बिफोर के एक तरफ बनता है परफेक्ट, दूसरी तरफ बनता है इनडेफिनेट, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा तभी संभव है जब दोनों तरफ वर्ब हो, यानी कि जब बिफोर एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो। लेकिन जब बिफोर एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा हो तो ये संभव नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में मुझे पक्का पता है, अगर वो अंडरलाइन कर दे इस पार्ट को, अंडरलाइन कर दे और ऑप्शन दे दे आपको ऐसे, अगर वो ऐसे आपको ऑप्शन दे दे, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन 50% बच्चे की बात करता हूँ, वो ये लगा के आएंगे, क्योंकि रूल पढ़ा है ना, उन्होंने पढ़ा यही है कि बिफोर के पहले वाले पार्ट परफेक्ट में बनेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। उनको ये नहीं पता कि बिफोर की कंडीशन वहाँ पे क्या रहने वाली है, बिफोर वहाँ पे एज ए प्रपोजिशन रहेगा या एज ए कंजक्शन रहेगा। यहाँ बिफोर के बाद आपको शायद ही वर्ब दिखाई दे रही हो, नहीं दिखाई दे रही ना, तो यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन है, इसलिए ये ठीक है, सेकंड फॉर्म ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बिफोर के बाद वाले पार्ट में भी वर्ब होती तो सेंटेंस के कुछ और बदले हालात होते। जरा देखें, यहाँ पे मैंने कहा शी रीच्ड हियर बिफोर आई वेंट देयर। बच्चों थोड़ी जगह की तंगी की वजह से थोड़ा छोटा लिखा सुनाई दे रहा है ना, तो इतना काफी है बच्चों। आप बात को समझने की कोशिश करें मेरे, सिर्फ यहाँ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, यहाँ से खोल के बैठे, यहाँ से खोल के बैठे, यहाँ से खोल के बैठे, दिमाग में घुसेगा, चिंता ना करें बच्चों। She reached here before I went there। अभी बिफोर के बाद यहाँ पे वर्ब आ चुकी है, क्या आ चुकी है, वर्ब। अब ये बिफोर पहले जैसा नहीं रहा, जैसे कि आप यहाँ ये चैप्टर पढ़ने के बाद में अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब आप कुछ और हो चुके होंगे, आपके अंदर बदलाव आ चुका होगा, आप भी कहेंगे यस आई नो इंग्लिश। अब यहाँ पे ये एज ए कंजक्शन बन चुका है, क्या बन चुका है, एज ए कंजक्शन बन चुका है। अभी आपको इससे पहले रीच्ड से काम नहीं चलेगा, अब हैड रीच्ड से काम चलेगा बच्चों, क्योंकि बिफोर जब एज ए कंजक्शन होगा तो वही अपना फॉर्मूला कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। 10वीं बारी में खूब प्रैक्टिस की होगी आपने इसकी, लेकिन अगर बिफोर के बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं है तो फिर वो जो मैंने आपको बताया था पहले। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात खूब अच्छे समझ में आई होगी। अगर अभी भी समझ में ना आई हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहेगा। यहाँ दूसरी बात मैंने आपको बताई, पहली बात बताई थी मैंने आपको वो कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, दूसरी बात बता दिया मैंने आपको प्रीपोजिशन कंजक्शन की तरह भी काम करता है। अब वो प्रीपोजिशन कौन कौन सी हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, प्रीपोजिशन के अंत में मिल जाएगी। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रीपोजिशन के ही नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंट्रोडक्शन है बच्चों प्रीपोजिशन का पहले पार्ट में, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि मुझे इसको नेक्स्ट पार्ट तक भी खींचना पड़े, लेकिन समझा के जाऊंगा पूरी बात को, बहुत तेजी में बात खत्म नहीं करूंगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगली बात जो है मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन वर्ब से वर्ब को, ध्यान देना, प्रपोजिशन वर्ब से वर्ब को और नाउन से नाउन को, ध्यान देना इस बात पे मेरी। ये बात अगर आपने समझ ली तो मुझे लगता है कि शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रपोजिशन वर्ब से वर्ब को, नाउन से नाउन को। बच्चों अगर एक ही सेंटेंस में नाउन भी आ जाए, क्या आ जाए, नाउन भी आ जाए और वर्ब भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। मैं यहाँ पे या तो नाउन ले रहा हूं या वर्ब, ध्यान देना, या तो नाउन ले रहा हूं या वर्ब, दोनों पार्ट नहीं ले रहा हूं। प्रपोजिशन वर्ब से वर्ब को, नाउन से नाउन को जोड़ना काम करती है। अगर दोनों एक साथ जुड़ेंगी तो ये काम कंजक्शन का है। किसका ये काम, कंजक्शन का है। प्रपोजिशन में, कंजक्शन में कंफ्यूज मत होना। प्रपोजिशन वर्ब से वर्ब को, नाउन से नाउन को जोड़ना काम करती है, लेकिन सेंटेंस से सेंटेंस को नहीं जोड़ेगी, ध्यान रखना। अगर नाउन और वर्ब इकट्ठा आ जाएंगे तो बन जाएगा सेंटेंस, इनको जोड़ने का काम करेगी कंजक्शन। जरा देखिए एग्जांपल से समझेंगे आप इसको, ऐसे नहीं समझेंगे भाई, बच्चे ही तो हैं। ध्यान देना, मैंने कहा आई एम गोइंग टू प्ले, समझते रहना बच्चों ध्यान से। आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले। गोइंग आपकी क्या है बच्चों, वर्ब। क्या है, वर्ब। प्ले क्या है आपकी, वर्ब। टू क्या है आपका, प्रपोजिशन।
सो बच्चों प्रीपोजिशन ने क्या काम किया, वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का, वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का। साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और भी बताई थी बच्चों, वो बात ये बताई थी कि एक सेंटेंस में जितने होंगे सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में जितने होंगे सब्जेक्ट उतने ही होंगे वर्ब, यानी कि एक फिल्म के अंदर जितने होंगे एक्टर उतनी ही होंगी एक्ट्रेस। आप इसको ऐसे याद रखिए बच्चों। कुछ बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज करते हैं अपना आप को ही, सोचते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो आया एक, वर्ब दो आगे, एक तो ये हो गई एक ये हो गई। बच्चों ये बात तो मैं चिक चिक के अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते। यहां इस वर्ब की गिनती एज ए वर्ब में नहीं होगी, यहां वर्ब की गिनती एज ए वर्ब नहीं होगी, यह भी ध्यान रखना। तो बच्चों प्रीपोजिशन काम करता है वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का। अब जरा नाउन पे आ जाएं। विलेज, आफ्टर विलेज हैज पास्ड, आगे जो भी सेंटेंस रहेगा मेरा उससे को मतलब नहीं है, फिलहाल तो मुझे जो समझाना है वो समझे आप। विलेज क्या आपका एक नाउन है, क्या है बच्चों एक नाउन है, ये भी क्या है आपका एक नाउन है, ये क्या है आपका एक प्रीपोजिशन है, क्या है आपका प्रीपोजिशन है। नाउन से नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है प्रीपोजिशन। विलेज आफ्टर विलेज हैज पास्ड। हाँ इससे एक एरर आएगी बच्चों, ध्यान देना एग्जाम में एरर इससे भी आती है, जरा समझना बात को। मैंने कहा नाउन से नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है आपका प्रीपोजिशन। इस बात को ध्यान से सुन लिया आपने। अब एक बात और सुन लो, जब इतना सुन लिया है तो ये ऊपर वाला रफ कर दूं बच्चों, समझ में आ गया ना आपको। विलेज एक नाउन है और इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल बच्चों, आप ही की सुविधा के लिए ऊपर लिख देता हूं अगर ऐसी बात है तो। चलो और बताओ, समस्या नहीं आने देंगे आपको कभी भी। जुड़ चुके हो ना आप हमसे दिल से, ग्रामर आपकी 100% ना करवा दी तो आप मुझे कहना बच्चों। ये बात तो आप वीडियो देखने के बाद ही पता कर पाएंगे कि हम लोग किस लेवल की ग्रामर पढ़ा रहे हैं बच्चों। चैनल छोटा बड़ा ऐसे सोच करके कभी भी आप YouTube पे अगर रहेंगे ना तो आप हमेशा फंस के रहेंगे। कई बार आपको वो चीज़ यहाँ मिल जाएगी जो और जगह नहीं मिल पाएगी। बड़े बड़े चैनल्स पे आपको इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से। क्लास नोट्स में क्या पढ़ा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे ऐसा हो। मुझे ध्यान देना, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट होंगे, पहली बात तो ये कि वो दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सेम। दूसरी बात ये कि दोनों सिंगुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिंगुलर। एग्जाम में इसको लेकर के भी मिस्टेक दी जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस सेंटेंस में भी अगर आप गौर करें, प्रीपोजिशन के बाद वाले को, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानेंगे, वर्ब आपकी विलेज के हिसाब से आएगी। विलेज आपका सिंगुलर है। एग्जाम में कैसे दे सकता है आपको? एग्जाम में आपको ऐसा बेवकूफ बना सकता है, विलेज आफ्टर विलेज ऐसे दे सकता है, या फिर किसी एक को सिंगुलर बना दे और एक को प्लूरल बना दे, ऐसे भी दे सकता है बच्चों। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट होंगे तो दोनों जने सेम होंगे। पहली बात तो दोनों जने कैसे होंगे? सेम होंगे और दोनों सिंगुलर होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई नई बात बता दी बच्चों, नई बात नहीं बताई है, लेकिन नई तरह से बताई है। मैंने कहा आपको नई बात नहीं बताइए, नए तरह से बताइए। शिव खेड़ा बोलते हैं कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरह से करते हैं। वही शुरू हो गया आपका और मेरा काम बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा, आपने क्या कई बार नहीं बोला कि मेरी इंग्लिश अब डे बाय डे इंप्रूव हो रही है? क्या आपने कभी नहीं बोला कि मेरी इंग्लिश आजकल डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, डे बाय डे तुम्हारे नखरे बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपने नहीं बोला कभी? बिल्कुल बोला होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया आपने। नाउन, नाउन, प्रपोजिशन वही तो है। आ जाइए बच्चों, कई बार आपने हिंदी में भी या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपने इसका इस्तेमाल किया हो कई बार। अरे सर सर सौरभ सर आ जाओ, कुछ चाय शाय हो जाए। क्या हो जाए? चाय शाय हो जाए। सर मेरा सिलेक्शन हो गया सीजन में, कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। क्या हो जाए? पार्टी शार्टी हो जाए। क्या हो जाए? पार्टी शार्टी हो जाए। सर आओ पानी वानी लोगे, पानी वानी लोगे। क्या आपने कभी नहीं बोला ये सेंटेंस? बिल्कुल बोलोगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये भी जान लीजिए बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी भी आपको अगर सिर्फ बोलना पड़े कि सर चाय शाय हो जाए, कॉफी शॉफी हो जाए, पानी वानी हो जाए, पार्टी वार्टी हो जाए, दूध शुद्ध हो जाए, कुछ भी अगर आपको बोलना पड़े तो वो जो आप लगाना चाह रहे हैं, लाइक आपने कहा दूध शुद्ध हो जाए, मिल्क, फिर एक प्रपोजिशन दूध, लाइक दूध,
यानी कि मिल्क लाइक मिल्क, दूध शुद्ध हो जाए। दूध शुद्ध से मतलब आपका ये रहता है कि सर चाय हो जाए, चाय से मतलब या तो चाय या चाय जैसा ही कुछ और हो जाए। आपने कहा सर चाय से हो जाए, मेरा नहीं चाय, एक काम करो कॉफी ले आओ। यस, तो चाय जैसा ही तो है वो भी गर्म, जूस वगैरह कुछ हो जाए तो बच्चों मिल्क लाइक मिल्क, मिल्क लाइक मिल्क। आपने कहा पानी वानी हो जाए, वाटर लाइक वाटर, वाटर लाइक वाटर, पानी वानी हो जाए। आपने कहा सर पार्टी वार्टी हो जाए कुछ, पार्टी लाइक पार्टी, पार्टी लाइक पार्टी। यस, और क्या करवाओगे मुझसे भाई, इतना कुछ तो बता दिया। इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखा दी मैंने आपको यहाँ पे। इंग्लिश स्पीकिंग में कभी अगर जरूरत पड़ जाए बोलने की तो आप ऐसे बोल सकते हैं हैव सम, इन सब के आगे आप लगा दीजिएगा हैव प्लस सम, बस शुरू हो जाओ। हैव सम मिल्क लाइक मिल्क, पानी वानी हो जाए, दूध वूध हो जाए, चाय हो जाए, पार्टी शार्टी हो जाए, कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं तो आप हैव सम वो नाउन जो आप बोलना चाह रहे हैं लाइक प्लस दूसरा। सो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिलहाल तो हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर का ही एक हिस्सा था छोटा सा, मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों। लेकिन प्रीपोजिशन ही नहीं, सभी चैप्टर्स का इसी तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आपको। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन का पढ़ाया था, आपको मैंने बताया कि प्रोनाउन वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी और प्रोनाउन को प्रोनाउन ही क्यों कहा गया था, प्रोक्सी ऑफ नाउन। आप जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा आपको। ऐसे ही आपको हर चैप्टर का पहले बताऊंगा बेसिक, फिर करूंगा चैप्टर शुरू। बच्चों यही तो कायदा है ना चैप्टर को पढ़ने का। आप लोग बस क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कोई आपसे पूछ ले सर ये प्रीपोजिशन है क्या, तो आपको नहीं पता। प्रीपोजिशन कहाँ यूज होगी तो नहीं आपको पता, कैसे यूज होगी तो नहीं आपको पता। बस हमें ये पता है कि ऑन दिनों के नाम से पहले आता है, ऑन डेट प्लस मंथ से पहले आता है, और कहीं जगह तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ साफ साफ दिक्कत आप लोगों में नहीं, दिक्कत बुक्स में थी। बुक्स फॉलो ने कुछ इस तरह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की और आप लोग बन भी गए। उन्होंने प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ ये वगैरह पता नहीं कहाँ बांट दिया। भाई आप लोगों का सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है या नहीं करना है। ये बच्चों आप कोई भी चीज़, अक्सर बच्चों को मैंने ये कहते सुना कि मैं पिछले 3 या 4 से लगातार अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। 3-3, 4-4 साल में बच्चों स्कोर नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ अपने कोचिंग में हम लोग विद इन 3 मंथ्स इंग्लिश का एक ऐसा लेवल तैयार कर देते हैं बच्चे का जिसमें उसको लगने लगता है कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। आप लोग भी जो मुझसे 3 महीने से ऊपर जुड़े हुए हो चुके हैं, और वो तो कमाल की बात ये है कि जो जुड़े हुए बच्चे हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से जुड़े थे मुझसे। ग्रामर तो मैंने अब पढ़ाना शुरू करी है। अगर मैं पहले ग्रामर पढ़ाता फिर प्रैक्टिस सेट पढ़ाता तो आपका लेवल कुछ और होता, आज और खतरनाक होते हैं आप लोग। बच्चों ग्रामर को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, सही तरह से यूज़ करना भी ज़रूरी है। उसको पता है आपको कि हाँ ओन इससे पहले आएगा, लेकिन क्यों आएगा एक रीज़न आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का। वो रीज़न के साथ में हम लोग पढ़ाते हैं आपको, जिससे कि आपका बेसिक बहुत अच्छा मजबूत हो। अगर नींव मजबूत होगी तो आप उस पर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। ध्यान रखें आप बच्चों, एग्जाम में सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है। 5-6 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, फिर तो डूब के मरने वाली बात है बच्चों। अगर 5-6 साल तैयारी करके भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है और सिलेक्शन हो रहा है और आप खुश हुए फिर रहे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्या तीर मार दिया आपने बच्चों। 5-6 साल में तो बच्चों एक सर्कस का शेर भी तैयार हो जाता है, उसको पता चलता है कि मुझे इस रिंग में से बाहर निकलना है, इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। मजा तो तब है जब आप पहले साल ही एग्जाम दे और पहले साल में क्रैक कर दे। वो कब होगा, जब आपके पास एक अचूक रणनीति होगी, एक ऐसी रणनीति होगी जिसको कोई पार नहीं पा सकता है। अच्छे रूल्स के साथ में आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके डेफिनेट एग्जाम क्लियर होगा। अब बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा कैसे मान लें कि सिर्फ आप ही बेहतरीन पढ़ा रहे होंगे। वीडियो देखिए आप लोग, इससे पहले वाली और आज की वीडियो देखिएगा बच्चों। मैं आज भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं बस। अब आप खुद ही सोच लीजिए बच्चों, 2 दिन के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपका अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंट्रो फिनिश किया है। 2 दिन के लेक्चर में सिर्फ इंट्रो फिनिश होगा आपका, तो सोचो कितना बेसिक और फाउंडेशन आपका तैयार होगा बच्चों। यस बच्चों, सो फिलहाल आज इंट्रो का पार्ट 2 आपके साथ शुरू करते हुए, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार सलाह दूंगा आपको बच्चों कि रूल्स को पहले ढंग से पढ़ लें तभी आगे बढ़ें, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख लें एक बार। इस बच्चों कॉपी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है। कॉपी करना है वीडियो को दोबारा देख करके। ये बच्चों आप सिर्फ समझें और उसको एनालाइज करें कि आपने अब तक क्या मिस किया और क्या नहीं मिस किया बच्चों। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया हो और हो सकता है कि आपको ये सब बातें पहले से ही पता हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों पूरे यूट्यूब पे मुझसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा रहा है। बच्चों एक से एक धुरंधर पढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चों की कमजोरियों को समझने वाला जो टीचर मिले वो बेस्ट है बच्चों। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर को इंग्लिश कितनी आती है, फर्क इससे पड़ता है कि आपने उससे कितनी इंग्लिश सीखी।
यस, मुझे कितना आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने मुझसे कितना सीखा फर्क इस बात से पड़ता है। आप लोग बताते रहे बाहर जाकर के भाई सौरभ सर की ग्रामर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बच्चे यहाँ के भी यही बोलते हैं, लेकिन भाई तुम्हारी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है ये तो देखिए आप। चलिए बच्चों आज की बात शुरू करते हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इंट्रो का लेक्चर नंबर 2 है। यस, हम लोग प्रपोजिशन पे कल से दौड़ेंगे। आज ये वीडियो चाहे 5 मिनट की बने चाहे 10 मिनट की, लेकिन मैं इसको इंट्रो पे ही फिनिश करूंगा, ये ध्यान रखें आप लोग। हम प्रपोजिशन पे कल बढ़ेंगे आगे, चाहे उस वीडियो की लेंथ में बढ़ा दूंगा आपके लिए। तो बच्चों ज़्यादा भी मैं इतना नहीं बढ़ाना चाहता जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ओवरडोज हो जाए, इतना जितना आप संभाल सके अपने अंदर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रपोजिशन के बाद अगर कभी प्रोनाउन आए, यदि कभी प्रोनाउन आए, प्रपोजिशन के बाद कभी अगर प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता पड़े तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव केस में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। यही बात मैंने आपको प्रोनाउन नाम के चैप्टर में ही पढ़ाई थी। अभी ये तो आपको पता भी होगा, लेकिन देखिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और क्या खास है। ऑब्जेक्टिव केस होते हैं आपके मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। यहां मैं आपका यू पे भी एक स्टार बनाऊंगा, अभी इसको बताऊंगा क्यों बनाया स्टार, जरा समझो। मैंने कहा शी सैड टू मी, शी सैड टू मी। टू आपका एक प्रपोजिशन है, आपने इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा। आई एम एग्री विद हिम, आई एम एग्री विद हिम। विद आपका एक प्रपोजिशन है, आपने उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा। ये बच्चों यू पे स्टार क्यों बनाया था बता दूं मैं आपको बच्चों। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। कई स्थिति में ये क्लियर नहीं कर पाते बच्चे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है या ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसा जज नहीं कर पा रहे हैं तो आप यू की जगह कोई और ऑब्जेक्ट लगा कर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा आता ही ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने आप में ही क्लियर हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रहे होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कोई और सा ऑब्जेक्ट लगा कर देखें, वो फिट लगेगा आपको देखने में, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ही है। इस बच्चों यहाँ बिल्कुल भी मन में डाउट ना पाले। हाँ, लेट से लेकर के इससे को प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा चुका था, वहाँ से उसको चेक करेंगे। इस बच्चों हम लोग चलेंगे अपनी अगली बात पे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन से जो आपको याद रखनी है वो ये है बच्चों कि अगर प्रपोजिशन के बाद वर्ब आएगी, प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी, क्या आएगी? वर्ब, तो वो आईएनजी केस में आएगी। किस में आएगी? आईएनजी केस में आएगी। इसमें टू एक अपवाद है। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म भी और आईएनजी फॉर्म भी दोनों ही आया करती हैं। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों आया करते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ऐसा क्यों? प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही क्यों? सवाल पूछो भाई। सिर्फ मैंने कहा, आपने सुना, लिखा, बात खत्म नहीं, सवाल कीजिए सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बच्चों कल ही पढ़ाया मैंने आपको, प्रपोजिशन वह शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, प्रपोजिशन वह शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसका रिलेशन उससे पहले वाले शब्द से बताते हैं, उसको बोलते हैं प्रपोजिशन। यानी कि प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेगा। ये बुक बोलती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि यही लगेगा, बिना इसके भी लग सकता है, लेकिन अगर लगेगा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेगा। बच्चों ध्यान देना, क्यों? मैंने आपको बताया कई बार पहले भी कि वर्ब में बच्चों, मुझे एक सेकंड, चलो पहले इससे कर लेते काम। वर्ब में अगर आप आईएनजी लगा दें, क्या लगा दें? आईएनजी लगा दें, और यदि बिना हेल्पिंग वर्ब के हो, बिना हेल्पिंग वर्ब के हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, तो ऐसे में वह काम करेगी जीरंड का। किसका? जीरंड का। और जीरंड आपका नाउन के बराबर रहता है। किसके बराबर रहता है बच्चों? नाउन के बराबर। इसलिए
प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी केस में आएगी, बिकॉज वो नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो नाउन बन जाएगा। जैसे कि उसने कहा आई एम गोइंग देयर, तो बच्चों यहां पे जो गोइंग है, इससे पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब ये यहां पे वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। लेकिन शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, अब यही गोइंग यहां था और यही गोइंग यहां था। बच्चों मैंने आपको कहा ना, मैंने कल भी कहा था, आप फंक्शनल ग्रामर सीखिए बच्चों, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला है बच्चों। आप लोगों को भले मेरी बात बुरी लग रही हो या अच्छी लग रही हो, लेकिन बच्चों करना तो यही पड़ेगा। आपके पास ये एक सोल्यूशन है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। फंक्शनल ग्रामर सीखिए। फंक्शनल ग्रामर का मतलब ये है कि आप शब्दों को रटे मत, ये देखें कि उसका यूज किस तरह से हो रहा है, वो कब, कहां, क्या बन जा रहा है। क्या मैं हमेशा सबके लिए सॉल्यूशन सर ही हूं? मैं जब घर जाता हूं तो मैं अपने घर वालों के लिए सब में छोटा बेटा हूं अपना, मैं अपने परिवार में सब में छोटा हूं। जितनी वैल्यू आप मेरी समझते हैं वहां मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखें आप। जरा भी वैल्यू नहीं है मेरे घर पे मेरी, लेकिन आप बहुत वैल्यू समझते हैं। तो शब्दों की जो वैल्यू है आप उसके यूज के आधार पर तय करें, उसके यूज के आधार पर। यहां ये अब तक वर्ब थी, यहां ये अब तक वर्ब थी, एकदम यहां आते सारी ये आपकी बन चुकी है जीरंड। क्या बन चुकी है? जीरंड। अब ये आपका जीरंड है। क्या आपका ये जीरंड? क्योंकि इस वर्ब से पहले, इससे पहले, जस्ट पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये ऐसे में यहां जीरंड का काम कर रही है, और जीरंड यानी कि नाउन, जीरंड यानी कि नाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी केस में आएगी। इस बात को खूब अच्छे से याद रखिए। ओके बच्चों, सो ये कॉपी कर लीजिए आप, एग्जांपल जरूरी है कॉपी करना। अब बच्चों याद रखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी और टू के बाद आईएनजी फॉर्म दोनों ही आ सकती हैं। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों ही आ सकती है। जरा ध्यान देना कैसे। मैंने कहा आई एम गोइंग टू प्ले, ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि प्रपोजिशन वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करता है। हालांकि इस वाली वर्ब को आप वर्ब की गिनती में नहीं गिनेंगे, ये भी ध्यान रखना आप लोग। प्रपोजिशन वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करता है, लेकिन इस वाली वर्ब को आप वर्ब की गिनती में नहीं गिनेंगे। अब टू के बाद आईएनजी कब आएगी, इसके लिए कुछ गिने चुने शब्द हैं जिनसे पहले आया करती है, जैसे कि इज, एम, आर, वोज, वर प्लस यूज टू प्लस आईएनजी। ये तो है ही एक रूल। उसके बाद में कौन कौन से रूल है वो सब भी बता दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इज, एम, आर, वोज, वर प्लस यूज टू प्लस आईएनजी। जैसे कि आई एम यूज्ड टू किडिंग। लेकिन क्या बच्चों ये जो आईएनजी फॉर्म आई है ये वर्ब ही है? बच्चों नहीं, ऐसा सिर्फ पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने आपको बताया ये बात आपके समझ में आई। लेकिन बच्चों ये आईएनजी फॉर्म नहीं है वर्ब की, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? मैंने तो अभी तो बताया, वर्ब से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो ही वो वर्ब कहलाएगी, अन्यथा वो कहलाएगी आपके जीरंड। क्या कहलाएगी आपकी वो? जीरंड। आ जाओ बच्चों फटाफट से फॉर्मूले पे, यहां आईएनजी फॉर्म हटा करके इसे आप जीरंड कहें। क्या कहें आप इसे? जीरंड। लेकिन मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बताई थी मैंने आपको, इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि इससे पहले हमेशा क्या आएगी आपकी? जीरंड। तो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म भी, आईएनजी फॉर्म भी, आईएनजी फॉर्म एज ए जीरंड की फॉर्म में मानी जाती है। तो बच्चों टू के बाद दोनों फॉर्म आती है। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम पेपर सोल्व कराते वक्त मैंने कई बार बताई है, लेकिन आज रूल्स पढ़ाते हुए भी बताना जरूरी है, क्योंकि पूरा अच्छा सा बेसिक आपके पास होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, एक बात का बच्चों और ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को, प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग दो नाम से जानते हैं। कितने नाम से जानते हैं? दो नाम से। प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को दो नामों से जाना जाता है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, हालांकि वो दोनों ही नाम सही हैं। पहला है आपका पार्टिटिव। क्या नाम है पहला?
पार्टिटिव और दूसरा नाम है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज। तो बच्चों देखते हैं वो दोनों नाम क्या हैं और कैसे यूज होंगे, उनको भी चलते हैं लेकर के। इसको कहा गया पार्टिटिव। क्या कहा गया? पार्टिटिव। क्या कहा आपने इसको? पार्टिटिव। और दूसरा नाम है आपका पीपी। क्या कहा आपने इसको? पीपी। पीपी मतलब प्रपोजिशनल फ्रेज। पीपी किसको कहेंगे और पार्टिटिव किसको कहेंगे, ये ध्यान रखिए। पार्टिटिव कहेंगे ऑफ के बाद वाले पार्ट को। ऑफ के बाद वाले पार्ट को इसकी पोजीशन तुरंत सब्जेक्ट के बाद होगी। किसके बाद होगी? सब्जेक्ट के बाद होगी। सब्जेक्ट के बाद जो ऑफ वाला पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा पार्टिटिव। क्या कहलाएगा आपका? वो पार्टिटिव। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, ऑफ दिस पेपर, द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस पार्ट से निकला हो, जिस पार्ट से निकला हो उसे कहा जाता है आपका पार्टिटिव। क्या कहा जाता है आपको? उसके पार्टिटिव। सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस पार्ट से निकला हो उसे कहा जाता है पार्टिटिव। द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ये सब्जेक्ट आपका इसी पार्ट से निकला है, इसका मतलब ये पार्टिटिव है। क्या आपका ये है? पार्टिटिव। द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, उसके बाद सेंटेंस जो भी रहेगा वो बात की बात है। मैंने कहा द प्रिंसिपल ऑफ ओवर स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ ओवर स्कूल। तो ये प्रिंसिपल जो है आपका इस पार्ट से निकला है। कहां का प्रिंसिपल? हमारे स्कूल का। कहां का प्रिंसिपल? हमारे स्कूल का। सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस पार्ट से निकलता हो उसे बोलते हैं पार्टिटिव। क्या बोलते हैं? पार्टिटिव। हालांकि इस पार्ट की भी सेंटेंस में कोई वैल्यू नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। वर्ब इसके हिसाब से आएगी। अगर आपको वर्ब लगानी पड़ भी जाए तो आप लगाएंगे इसके हिसाब से ही। द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर आर, भले ही पेपर सिंगुलर है, भले ही पेपर सिंगुलर है, लेकिन आप आर लगाएंगे बिकॉज पीछे क्वेश्चंस प्लूरल है। ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर आर वेरी हार्ड या वेरी टफ, जो भी आप कहना चाहे। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज वेरी क्रूल, या फिर कुछ भी आप कहना चाहे, जो भी। सो ये आपका कहलाएगा पार्टिटिव। क्या कहलाएगा आपका? ये पार्टिटिव। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे बोलते हैं उसको देखिएगा। पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसमें ऑफ भी इंक्लूड है, उसमें आपका ऑफ भी इंक्लूड है। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज डन हिज वर्क। यहां पे ये जो हिस्सा है ये आपका पार्टिटिव भी कह सकते हैं इसको आप, ये तो खैर कंफर्म पार्टिटिव है। सो बच्चों, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को, ये मेरा कॉमन एरर कराने का अंदाज है बच्चों, कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। कई सारे सेंटर वाले इसको रूल बता के पढ़ा सकते हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं आता किसी को इस तरह पढ़ाते हुए। यस, सो कोई रूल नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस पर आधारित फॉर्मूला है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले को कट करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि सेंटेंस में जो मेन वैल्यू है वो है सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। आप पहले उस पर फोकस करा करें, सेंटेंस में एरर आपको इसी पार्ट से मिल जाएगी। तो ये जो हैज है वो वन के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से आएगा? वन के हिसाब से आएगा। सेंटेंस में इसे कहा गया आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज। और भी जो आपका इन से जुड़ा हुआ, ऑफ से जुड़ा हुआ, एट से जुड़ा हुआ, किसी से भी जुड़ा हुआ हो, वो सब आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ध्यान रखें आप लोग। यस बच्चों, और प्रीपोजिशन के बाद लोग कुछ नहीं मानते हैं, ये भी याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो गाइज, कल भी जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था और मैं बता रहा था कि इतनी प्रकार की होती है प्रीपोजिशन, तो एक बच्चे का मैसेज था उसी में लाइव मुझे पता चला कि वो कह रहा था कि 1000 से 1200 तो फिक्स प्रीपोजिशन है। बच्चों, फिक्स प्रीपोजिशन अलग है आपका।
वो तो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है ना। मेन तो प्रीपोजिशन की बात कर रहा था मैं आपकी, खाली फिक्स प्रीपोजिशन की बात मैंने नहीं की। ऐसे तो फ्रेजल वर्ब भी प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है। फ्रेजल वर्ब क्या है आपका? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। सो बच्चों इनकी काउंटिंग प्रीपोजिशन में नहीं कर सकते ना, ये तो फ्रेजल वर्ब से प्रीपोजिशन से मिलकर बनी है। यस, मेन जो प्रीपोजिशन है वो आपकी 150 है। 150 पढ़नी नहीं है, अलग बात है। और छोटी छोटी बातें बच्चों सीखिए जो अक्सर हम लोग गलत कर रहे हैं एग्जाम के अंदर। अक्सर हम लोगों से गलती हो रही है बच्चों, बुक से पढ़ करके या कहीं से पढ़ करके भी, जरा उनको वो देखिए। जैसे कि आपने कहा, मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊं कि हम लोग चैप्टर में अभी क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, तो आपको क्लियर होगा कि आप लोग कहां कहां डाउट लेके बैठे हुए हैं। यस, आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश राम श्याम सुनील हरि एंड रमेश। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश इशिका राम श्याम सुनील हरि एंड रमेश। और मैं आपको ऑप्शन दे दूं यहां पे, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट या नो वर्ड। सो मुझे पक्का पता है मोस्टली बच्चे, आप लोग भी जवाब दीजिए। चलिए बात ही खत्म, औरों की बातें के बाद में करेंगे, पहले आप जवाब दीजिए इसका। आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप इसके अंदर क्या फिल करेंगे। बच्चों कोशिश कीजिए सभी जने जवाब देने की, भले गलत कीजिए, कोशिश तो कीजिए, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है। ध्यान रखें यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि मतलब कोई देख लेगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। जवाब दीजिए आप फटाफट से, क्या इसका आंसर रहेगा? फटाफट से जवाब दीजिए बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिएगा। मैं 2-3 सेकंड आपके ले रहा हूं इस पे आपके बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने जो भी जवाब दिए अपने, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश इशिका राम श्याम सुनील हरि एंड रमेश। यहां बच्चों को लगेगा कि बात 2 से ज्यादा की हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो अमंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अमंग। ओके, ये तो नॉर्मल हो गया। एक वो बच्चा जिसने थोड़ा ज्यादा पढ़ रखा है, जिसने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रखा है, उसे ये पता है कि अमंगस का इस्तेमाल हमेशा वाउल से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं? वाउल से पहले। जिसने थोड़ा ज्यादा पढ़ा हुआ है उसको पता है कि एमंगस्ट का इस्तेमाल हमेशा वाउल से पहले करते हैं, और यहाँ पे इशिका एक वाउल से, तो वो एमंगस्ट भी लगा सकता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, जब बांटने वालों की संख्या हो निश्चित, क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये कि जब बटने वालों की संख्या हो निश्चित, जैसे कि हरियाणा लाइस एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में आया था आपके 2016 एसएससी सीजीएल प्री में शायद। हरियाणा लाइस डैश दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूके, हिमाचल एंड डैश। जो भी है बच्चों, मेरी जी कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इसको सच्ची मान लें, मैं सिर्फ सेंटेंस बता रहा हूँ खाली। यस बच्चों, मैप के अकॉर्डिंग पता चलेगा जो भी होगा, यहाँ मैप नहीं है, दूसरे रूप में हमारे। हरियाणा लाइस डैश दिल्ली, यूके, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। 5 राज्यों से घिरा हुआ है, हालांकि मुझे 5वां राज्य याद नहीं आ रहा है। सो बच्चों यहाँ पे आपका आएगा एंड। क्या आएगा आपका यहाँ पे? एंड, क्योंकि फिक्स है ये राज्य। क्या है आपके राज्य? फिक्स। सो बच्चों यहाँ पे आपका आना है बिटवीन। क्या ना आपका यहाँ पे? बिटवीन। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग था। दूसरी बात बच्चों, बिटवीन और एंड का आपका एक पेयर है। क्या आपका? बिटवीन और एंड का पेयर। इसलिए भी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग क्या क्या आज आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे। आज तो नहीं, कल से आपका चैप्टर शुरू होगा। एक छोटा सा डेमो टाइप समझ लीजिए इसको आप। इंट्रो तो फिनिश हो चुका है प्रपोजिशन का। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है, इसका मतलब पेड़ है ऐसे और वो यहां बैठी हुई है। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, अंडर द ट्री। लेकिन एग्जाम में ये ना दे करके, एग्जाम में ये दिया उसने, शी इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। उसने सेंटेंस ये दिया, शी इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। अब उसने बात कर दी शेड की। बच्चों शेड मतलब छाव को। अभी तो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, हालांकि बैठी तो छाव में थी, लेकिन वहां क्लियर नहीं करा उसने। यहां उसने सेंटेंस ऐसा कर दिया, और ये पेड़ की होगी छाव आपकी।
यानी कि वो यहाँ बैठी हुई है। जब बंदा छाव में बैठेगा तो वो अंदर ही बैठेगा उसके जा करके, हालांकि यहाँ पे छाव में ही बैठी थी वो, लेकिन सेंटेंस में तो क्लियर नहीं करा ना, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। कहेंगे सर यहाँ पे तो छाव में बैठेगा ना, पेड़ के नीचे तो छाव में बैठेगा बंदा, लेकिन उसने कहा तो नहीं ना, उसने तो अंडर द ट्री कहा ना, पेड़ के नीचे बैठी तो आपने अंडर लगाया, लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया कि छाव में बैठी थी। कहाँ बैठी थी? छाव में, तो छाव के अंदर बैठेगी। अब यहाँ पर आप लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? इन। सो इस तरह से ये जो कंफ्यूजन्स हैं आपकी सभी दूर होंगी। आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इस तरह से पढ़ना बंद करें पहले तो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का दिमाग जो है फिर एक लिमिटेड हो जाता है। आपको लगता है कि ओन का इस्तेमाल तो सिर्फ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से पहले ही कर सकते हैं, मैंने बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा हुआ देखा। सो बच्चों ऐसा नहीं है, आप ओन का इस्तेमाल बिना टाइम के भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। शब्दों को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखिए। यस बच्चों, जैसे कि आपने कहा इन, टैक्सी वगैरह के लिए, टैक्सी कार के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन वाहनों पर चढ़ने के लिए आपको लगाना पड़े जिन्ना यानी कि स्टेयर्स, आप उनके लिए ओन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ओन का। नॉर्मल वाहन जिस पर चढ़ने के लिए आपने एक पैर अंदर और एक पैर बाहर निकाला, उसके लिए आप इन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन द कार, इन द टैक्सी। लेकिन जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर चढ़ने के लिए आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़े, उसके लिए ऑन, जैसे कि ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द एरोप्लेन। सो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको सिखाऊंगा